नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। मुद्रास्फीति लक्ष्य पर पहली बार सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा आरबीआई। एक्ट के मुताबिक 4% खुदरा मुद्रास्फीति बनाए रखने का लक्ष्य हासिल न करने पर कारण सहित रिपोर्ट पेश करने की है जिम्मेदारी। मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीनियों के लिए भारत ने भेजी मदद। हर साल यूएनआरडब्ल्यूए को $5 मिलियन की मदद भेजता है भारत। अरब इजराइल संघर्ष के चलते 1949 में बनाया गया था यूएनडब्ल्यूआरए। और खतरनाक खरपतवार नाशी ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार सख्त। अब मान्यता प्राप्त ऑपरेटर्स ही कर सकेंगे ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल। पैन इंडिया ने लोगों के स्वास्थ्य पर खतरे को लेकर जताई थी चिंता। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर बता दूं आपको कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए खबरों की शुरुआत करें। आरबीआई जल्द ही सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने वाला है। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि आरबीआई क्यों खुदरा मुद्रास्फीति को 6% से कम रख पाने में कामयाब नहीं हो सका। यह पहला मौका होगा जब 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क लागू होने के बाद आरबीआई को इस तरह की रिपोर्ट पेश करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि 2016 में वित्त अधिनियम के जरिए 1934 के आरबीआई एक्ट में बदलाव किया गया था और बदलाव करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की व्यवस्था की गई थी। इस पॉलिसी के तहत आरबीआई को लक्ष्य दिया गया कि वो खुदरा मुद्रास्फीति को 4% तक रखे। हालांकि इसे 2% ऊपर नीचे रखने की छूट भी शामिल है इसमें। अगर किसी वजह से लगातार 3 तिमाही के लिए आरबीआई ऐसा करने में नाकाम रहता है तो इस एक्ट के तहत उसे सरकार को रिपोर्ट पेश करनी होगी। रिपोर्ट में उन वजहों को बताना होगा जिनसे मुद्रास्फीति का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका और कीमतों को स्थिर रखने के लिए वो आगे क्या एक्शन लेने वाला है, ये भी बताना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम करने की जिम्मेदारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की है। इसका गठन 2016 के वित्त अधिनियम के जरिए ही हुआ था। यह एक सांविधिक निकाय है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई का गवर्नर इसकी अध्यक्षता करता है। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर और सेंट्रल बोर्ड द्वारा नामित एक व्यक्ति इसका सदस्य होता है। सरकार भी 3 सदस्यों को इसके लिए नियुक्त करती है। कानून के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को साल में कम से कम 4 बैठकें करनी चाहिए। इसी के साथ 6 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जारी करना भी आरबीआई की कानूनी जिम्मेदारी है। सरकार ने हाल ही में फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन की मदद भेजी है। यह राशि फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के लिए भारत की वार्षिक मदद का हिस्सा है। इस राशि से इन शरणार्थियों तक स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। 2018 से भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी को $22.5 मिलियन की मदद भेज चुका है। इस एजेंसी का नाम है यूएनआरडब्ल्यूए। यूएनआरडब्ल्यूए यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए राहत और मानव विकास का काम करती है ये संस्था। इसका गठन 1948 में शुरू हुए अरब इजराइल संघर्ष के बाद हुआ था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1949 में प्रस्ताव 302-4 पारित किया गया था। शरणार्थियों की मदद को आगे बढ़ाने और पुख्ता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में इस व्यवस्था को 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग की बात करें तो इसका अधिकांश हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की तरफ से स्वैच्छिक रूप से आता है। हालांकि कुछ फंड संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक बजट से भी आता है। यूएनआरडब्ल्यूए आज के समय में लगभग 5.6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद कर रहा है। यह एजेंसी जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरूशलम और गाजा पट्टी में मौजूद शरणार्थियों के लिए काम कर रही है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस अधिसूचना के बाद अब कुछ मान्यता प्राप्त पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स ही ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और आंध्र प्रदेश इस तरह के कदम उठा चुके हैं, लेकिन इसमें काफी कामयाबी हाथ नहीं लगी और ग्लाइफोसेट का उपयोग जारी रहा। पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया इस तरह के खरपतवार नाशी या शाकनाशी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से करता आ रहा है। पैन इंडिया के मुताबिक ग्लाइफोसेट में काफी खतरनाक तत्व शामिल हैं जिनसे
इंसानों और पशुओं दोनों के स्वास्थ्य को खतरा है। कई रिपोर्ट्स में ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल से कैंसर और प्रजनन संबंधी दिक्कतें होने की बात कही गई है। इसके अलावा आमतौर पर सूजन, त्वचा का जलना और मुंह तथा नाक में दिक्कत होने जैसी बातें भी इसमें शामिल हैं। इस तरह के खतरों को देखते हुए भारत में चाय के पौधों के लिए ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दूसरे किसी क्षेत्र में ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करने पर इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद ग्लाइफोसेट का उपयोग दूसरी फसलों के लिए भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इससे न केवल लोगों की सेहत बल्कि भारत के एग्रो इकोलॉजिकल पैटर्न पर भी असर पड़ रहा है। ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी है जिसे पौधों की पत्तियों पर छिड़का जाता है ताकि बड़ी पत्ती वाले पौधों और घास को खत्म किया जा सके। इसमें मौजूद सोडियम सॉल्ट फॉर्म पौधे की ग्रोथ को रेगुलेट करने और खास फसलों को पकाने में मदद करता है। पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया एक स्वतंत्र राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसका गठन 2013 में हुआ था। यह संगठन कीटनाशकों और शाकनाशकों के इस्तेमाल पर रिपोर्ट जारी करता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारत में क्लोरपिरिफोस, फाइप्रोनिल, एट्राजिन और पैरक्वाट के इस्तेमाल से जुड़े खतरों का जिक्र आया है। नासा के एक मिशन की तरफ से सूर्य की भेजी हुई तस्वीरें इन दिनों काफी चर्चा में हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले नासा के SDO यानी सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य की अनदेखी तस्वीरें साझा की थीं। नासा ने इस तस्वीर में स्माइलिंग सन यानी मुस्कुराते हुए सूर्य की बात कही है, जबकि ब्रिटेन ने इस तस्वीर में दिखने वाली आकृति को कद्दू की तरह बताया है। नासा को पहुंची सूर्य की इस तस्वीर में ऊपर की तरफ दो काले बड़े धब्बों और नीचे की तरफ एक बड़ी कर्व लाइन को देखा जा सकता है। नासा के मुताबिक ये धब्बे कोरोना के छिद्र हैं जो सूर्य के बाकी हिस्से के मुकाबले कम गर्म और कम घने होते हैं, इसलिए ये काले दिखाई देते हैं। ये धब्बे वही क्षेत्र होते हैं जहां से सोलर विंड्स अंतरिक्ष में बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। आपको बता दें कि नासा ने सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी साल 2010 में लॉन्च किया था। यह नासा के लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम को सोलर वेरिएबिलिटी यानी सूर्य में होने वाले बदलावों और पृथ्वी पर उसके असर के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया था। सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी का काम यह पता लगाना है कि सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना और उसकी संरचना किस तरह की है। सूर्य में पहले से मौजूद मैग्नेटिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है और यह किस तरह हेलियोस्फीयर और जियोस्पेस में सोलर विंड के रूप में रिलीज होती है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति समिति एक सांविधिक निकाय है। मुद्रास्फीति पर छमाही रिपोर्ट प्रकाशित करना भारतीय रिजर्व बैंक के लिए स्वैच्छिक है। भारतीय रिजर्व बैंक पर खुदरा मुद्रास्फीति के नियंत्रण का लक्ष्य एक सांविधिक उत्तरदायित्व है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला सवाल है, प्रायः खबरों में रहने वाला ग्लाइफोसेट क्या है? प्रवालों की एक नई प्रजाति, प्रतिजैविक दवा, पीड़कनाशी या फिर शाकनाशी? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा C295 क्या है? मालवेयर, क्रिप्टोकरेंसी, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर एक्सोप्लैनेट? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी C295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। JETP पहल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट से संबंधित है। रानी दिद्दा की शादी लोहार वंश में हुई थी। एयरबस एक अमेरिकन कंपनी है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी केवल पहला कथन सही है। पहला कथन जिसमें JETP पहल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट से संबंधित बताया गया है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि रानी दिद्दा का विवाह कश्मीर के राजा क्षेम गुप्ता से हुआ था। तीसरा कथन भी गलत है क्योंकि एयरबस एक यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी है, न कि अमेरिकन कंपनी। तो आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उसके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। उम्मीद है आपको ये पहल अच्छी लग रही होगी। अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।